नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार और जितेंद्र श्रीवास्तव जी, कवि, आलोचक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौके से। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनीता जी। जी, जी। तो दोस्तों, आपका परिचय अगर कहूँ तो हिंदी पट्टी में आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को हो सकता है कि ना मालूम हो हल्द्वानी शहर में। तो आप अभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक हैं, और आपको बता दें कि लगभग 88 देशों में इग्नू का काम है, उसके आप डायरेक्टर हैं और कुल सचिव भी रहे हैं इग्नू के पहले, और हिंदी के प्रोफेसर हैं और कविताएं लिखते हैं। बहुत सम्मानित, कई प्रतिष्ठित पुरस्कार आपको मिले हैं और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लगातार आप छपते रहते हैं। उसके अलावा पढ़े भी जाते हैं, उतनी आपकी पठनीयता भी है। तो सर, कविता संसार कार्यक्रम में यूँ तो हम कविताएँ पढ़ते हैं, लेकिन कविता पर बातचीत भी करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक कविता आपकी सुनना चाहेंगे? जी, जी। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ सोन चिरई। जी, जो काफ़ी ये लोकप्रिय है, इस पे शायद कई जी, नाटक जी, जी। इस पे नाटक हुए भी हैं। हुआ है। जी। कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है ये। हुँ, और ये कविता एक सोहर सुनने के बाद लिखी गई थी। हुँ। एक लोकगीत सोहर, जो ओह! बेटे के पैदा होने पर, सामान्यतः बेटे के पैदा होने पर जिसे गाया जाता है, हुँ, तो इस पर लिखी थी। और जब ये कविता छपी थी, हुँ। तो हल्द्वानी के श्रोताओं को अच्छा लगेगा कि उन दिनों मैं बलुआ कोट में, जो पिथौरागढ़ में है, ओह वाह! वहाँ मैं लेक्चरर था डिग्री कॉलेज में। आप जब उत्तराखंड में भी लेक्चरर जी, रहे जी, हैं। मैंने अपना करियर ही यहीं से शुरू किया था। तब उत्तराखंड नहीं बना था, तब उत्तर प्रदेश था। लेकिन अच्छा। ज़ाहिर है कि ये इलाका तो उत्तराखंड ही था तब भी, हुँ, और अब भी है हुँ, उत्तराखंड। तो मैंने हुँ, अपना करियर यहीं उत्तराखंड में ही शुरू किया था, पिथौरागढ़ के बलुआ कोट में, राजकीय महाविद्यालय में। हुँ, तो उन्हीं दिनों ये कविता मेरी प्रकाशित हुई थी। उसके हुँ। पहले जेएनयू में पढ़ते हुए मैंने इसको लिखा था। ये कविता तब लिखी गई जी, थी। और जेएनयू से आपका एमए, एमफिल और पीएचडी पीएचडी है। जी, हिंदी में जी, है। जी, जी, जी। गोरखपुर से, उसके पहले की पढ़ाई गोरखपुर और गाँव की थी मेरी। जी। सोन चिरई, एक सोहर सुनने के बाद। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। हाँ। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। हुँ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, ओह! तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी, वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। बहुत सुंदर। सोन चिरई क्या करती। वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई, फिर क्या करती। गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया,
अब तुम्ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता, जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए, अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुझको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीसरे दिन, तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा, सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा, और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पल छिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली, फिर उसके साथ साथ होली। और पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं। वाह! वाह! बहुत शानदार, जी। बहुत शानदार सर, और काफ़ी लंबी कविता भी हाँ है। जी, लंबी तो कविता इस है पे ये। शायद एकल नाट्य प्रस्तुतियाँ शायद हाँ हुई जी, होंगी, जी, या? जी, जी, एकल नाट्य प्रस्तुतियाँ पूरी हाँ, हुई हाँ, हैं हाँ, हाँ, जी। हाँ, हाँ। और कई प्रस्तुतियाँ लोगों ने की हैं। जी, जी, जी। जी। तो ये पूरे भारत के एक बड़े जो ग्रामीण हिस्से की बात अगर हम कहें, ग्रामीण नहीं भी, मुझे लग रहा है शहरों में भी शहरों में भी ये मानसिकता का है। मामला हो गया है, जिसमें लोग मेल इम्पोटेंसी जिसे कहते हैं, हुँ, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। उनको सारा दोष स्त्रियों में दिखाई देता है। हुँ, पहली हुँ, बात तो ये कविता जो बेसिक सवाल उठाती है हुँ, वो ये उठाती है कि असमर्थता पुरुष में भी हो सकती है, हुँ, और बायोलॉजिकल कारणों से स्त्री में भी हो सकती है, लेकिन पुरुष में वो रचनात्मकता नहीं होती है कि स्त्री अगर बायोलॉजिकल कारणों से मां न भी बन पाए तो भी उसमें सृजन के बहुत सारे तत्व होते हैं। वो मतलब घर से लेकर समाज तक वो जितने तरह के क्रिएशन करती है, इतनी तरह की रचनात्मकता होती है कि आप मतलब गिनती नहीं कर सकते। वो पर्याय है सृजन का, अगर एक तरह यही से यही कहें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर हुँ, सकते। ऐसे में किसी स्त्री को बांझ कहना यह सृष्टि का अपमान है। हुँ, यह ओके। यह मतलब जिसको समझ करके भी न समझना है, हुँ, न समझना है। पुरुष अगर नहीं पिता बन पाता तो यह उसकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन हुँ, वो और किसी सृजन में पुरुष हुँ, आपको अपवाद रूप में मिलेंगे जिनका जीवन सृजन में गुजर गया। लेकिन स्त्री तो हर चीज में, आप देखें जहां स्त्री होती है, आप सामान्यतः अपवादों को छोड़ दें तो हर जगह एक कलात्मकता दिखेगी हुँ, आपको, हुँ। अ, जीवन दिखेगा जी, आपको। जितेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो एक ढर्रे में फिट बैठा दिया गया है ना, कि आपको ये नहीं करना है वाला, नहीं तो पुरुष भी सृजनकारी होता। हाँ, हाँ, वो उसको उसको निश्चित तौर पे, वो सृजन निश्चित। के कामों को स्त्री के काम बता के उनसे हाँ, किनारा किनारा करने में कर, गर्व महसूस करता है। हाँ, ये कविता यही कहती है कि अगर जी। आप किनारा मान लीजिए करते ही हैं, आप मान हुँ, लेते हैं कि पुरुष का काम नहीं है, हुँ, तो स्त्री के कामों का सम्मान करिए ना। हुँ, अगर एक स्त्री सिर्फ माँ नहीं बन सकती तो उसका अस्तित्व क्या खतरे में पड़ गया? हुँ, मातृत्व तो एक चीज है जीवन का ना, एक हिस्सा है। सिर्फ एक चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी सुंदर कविता है, और अब हम थोड़ी-सी बात कविता पर ये करना चाह रही थी कि जो सर, कविता की दुनिया में हो क्या रहा है इन दिनों, ज़रा बताएँ? अभी हाल में पीयूष हाँ, तिवारी तिवारी जी हमारे स्टूडियो में आए थे, जी, जी, तो जी। बड़ी शानदार लगी उनकी कविताएँ। एक जी, इतनी जी। कम उम्र का एक बालक जो अभी जी, एमए जी। स्नातकोत्तर कर रहा है, जी, 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 और जी। इस दर्जे की, इस मयार की कविताएँ वो लिख हाँ, रहे हैं, हाँ। तो क्या बहुत उज्ज्वल भविष्य हाँ, है, अगर हम निश्चित तौर पे, कहें? निश्चित। इस समय समकालीन हिंदी कविता में आप छंद में लिखने वाले भी और मुक्त छंद में लिखने वाले भी, हुँ, दोनों तरह के बहुत अच्छे कवि लिख रहे हैं। हुँ, और हिंदी कविता का भविष्य मैं तो उज्ज्वल ही मानता हूँ। वर्तमान भी उज्ज्वल है हुँ, और हुँ। भविष्य भी उज्ज्वल है। जी, जी। बहुत प्रतिभाशाली कवि आ रहे हैं हिंदी में। हुँ।
एक ये हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में जैसे कि जिसको कुछ नहीं आ रहा है तो वो कवि बन जाता है। कविताएँ लिख दो 4 लाइन, उनको लगता जी, है कि वाह-वाह ये जी, जी, कविताएँ जी, हैं। जी, जी, इस जी, जी। पूरे तबके को कैसे समझाएँ कि कविता दरअसल अभिव्यक्ति का सबसे आखिरी मकाम है एक तरह से बिल्कुल, अगर बिल्कुल कहें, जहाँ उसमें हमारे शब्द गूँगे ज़ुबान चुप हो जाए, वहाँ से कविता फूटती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जी। आप ठीक कह रही हैं। दरअसल होता क्या है कि कई बार लोगों को लगता है कि ये जो छंद की बाध्यता खत्म हो गई, तो लोगों को लगता है कोई भी कविता लिख सकता है। हुँ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि गद्य में कही हुई हर बात कविता नहीं होती। हुँ। यहाँ तक कि कविता के शिल्प में भी कही हुई हर बात कविता नहीं होती। ओह! आपको शिल्प पता है, मान लीजिए आप हुँ, छंद ही मान लीजिए आपको पता है, दोहा आपको पता है। हुँ, आपने 13-11 मात्राओं में लिख दिया दोहा, लेकिन अगर उसमें कोई बात नहीं होगी तो उसे कविता कौन मानेगा? हुँ, उसमें कविता का होना ज़रूरी है कि कह क्या रहे हैं आप? नया क्या है? अगर आप कोई पुरानी टेप भी लेकर आ रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नयापन होना चाहिए। हुँ, हमारे दौर को उससे क्या मिलने वाला है? हमारे समाज को क्या मिलने वाला है? और भाषा को क्या मिलने वाला है? जिस भाषा में आप लिख रहे हैं, हुँ, जिस विधा में आप लिख रहे हैं, हुँ। उस विधा में कुछ जोड़ने की स्थिति में हैं क्या आप? तो ये ज़रूरी है, लेकिन हर कालखंड में खराब कविताएँ लिखी जाती हैं। ये हुँ, कोई सोशल मीडिया का मामला नहीं, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब भी लोग लिखते थे, बस ये था कि वो दिखती नहीं थीं। बिल्कुल, उनकी डायरियों में रह जाती थीं। जी। अच्छी चीज़ें बचती हैं। समय का कूड़ेदान बहुत बड़ा होता है, उसमें हुँ। बहुत सारी चीज़ें समा जाती जी, जी। हैं। मैंने जो आपकी कविताएँ पढ़ी, जो पूरा 90 के दशक के बाद जो भूमंडलीकरण का दौर आया, उसके बाद जिस तरह से गाँव छोड़ के कस्बा और नगरों का जो अस्तित्व आया, फिर जो तमाम रिश्तों की और तमाम विडंबनाएँ जो आई, उनको आपने सहेजा है। अब हम भूमंडलीकरण के दौर से काफ़ी आगे जाके एक उत्तराधुनिक दौर में भी पहुँचे हैं। तो अब क्या कविताएँ किस तरह की लिखी जा रही हैं? जो नए कवि लिख रहे हैं या देखिए आप भी जो खुद लिख रहे हैं, हाँ, तो अब आपके विषय क्या हैं? विषय तो देखिए, विषय तो अब भी जीवन ही है, हुँ, समाज ही है। हुँ, और एक बात सबको समझनी चाहिए कि स्थानीयता और वैश्विकता का संयोजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्थानीयता को भूल जाएँगे, तो आपकी वैश्विकता का कोई मतलब नहीं होगा। हुँ, यानी कि अगर पेड़ की जड़ नहीं होगी, तो पेड़ खड़ा कैसे होगा? हुँ, वो तो हवा में होगा, कभी भी गिर जाएगा। अगर उसको चारों तरफ से लगा भी दिया जाए, तो अब भी जो अच्छी कविताएँ हैं, वो आप देखेंगी कि उन्हीं समस्याओं पर, संघर्षों पर या सौंदर्य पर हैं, जो समाज के भीतर हैं। चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य हो, जीवन का सौंदर्य हो या जीवन का संकट हो, प्रकृति का संकट हो, अच्छी कविताएँ वहीं से निकल रही हैं। या राजनीतिक मसले भी अगर आ रहे हैं, तो भी वहीं से आ रहे हैं। हम अ, स्मृतिहीन होकर के कवि नहीं बन सकते, स्मृति बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी जो समकालीन समय है, उसकी जितनी विडंबनाएँ हैं, उन विडंबनाओं को ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। घर गृहस्थी की कविताएँ भी मैंने बहुत लिखी हैं हुँ। और लिखता रहता हूँ। जी। अ, चीज़ें क्या पहले से ज़्यादा विद्रूप हुई हैं अगर निश्चित, निश्चित, निश्चित हुई हैं। और देखिए, जब एक भी इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, दौर आता है संक्रमण का, और ये पहली बार नहीं आया है। पहले भी बहुत बार ऐसी चीज़ें आई हैं, जब एक पीढ़ी मतलब वरिष्ठ होती है, दूसरी पीढ़ी आती है, तो संक्रमण का काल आता है। इन दिनों चूँकि एक वैश्विक दुनिया बन रही है, क्या भूमंडलीकृत दुनिया जिसका ज़िक्र आप कर रही थीं, हुँ, विश्वग्राम जैसी अवधारणाएँ आ रही हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं, लेकिन वो एक अलग तरह की चीज़ थी वसुधैव कुटुंबकम। अभी क्या है कि जो चीज़ें लोग स्वीकार कर रहे हैं, ख़ास करके युवा पीढ़ी के लोग, शायद बहुत बाद में उनको समझ में आएगा कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें स्वीकार करने की नहीं थीं। वो हमारे अनुकूल नहीं थीं। हुँ, क्या है ना, एक सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है। हुँ, उस सांस्कृतिक पर्यावरण को समझना ज़रूरी होता है। हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण और अमेरिका का सांस्कृतिक पर्यावरण एक जैसा नहीं है। हुँ, तो वहाँ की अच्छी चीज़ें हम लें, हमारी बिल्कुल। अच्छी चीज़ें वो लें, लेकिन उनकी कोई ऐसी चीज़ हम ले लें जिसके लिए हमारा समाज भी तैयार नहीं है, हुँ, तो समस्या तो खड़ी होगी। हुँ। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन खत्म होंगी। जी, जी। उसके अलावा जो जो लेखन इस वक़्त पे विमर्शों से आ रहा है, वो स्त्री विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, दलित विमर्श हो, वो कितना समृद्ध कर रहा है हिंदी की इस पूरी मुख्यधारा को? क्या उसे मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है या वो अभी भी हाशिए पर है? देखिए, ऐसा है कि जब भी अस्मिता के विमर्श आएँगे, तो नया तो जोड़ेंगे। हुँ, जैसे स्त्री विमर्श आया, दलित विमर्श आया, आदिवासी विमर्श आ गया,
अब पिछड़ा ट्रांसजेंडर विमर्श भी चल रहा ट्रांसजेंडर है। पिछड़ा विमर्श मैं भी आ उनकी गया है कविताएँ अभी। पढ़ रही थी, तो बहुत कमाल की पीड़ा उनकी बिल्कुल, उन मैं तो कविताओं उन में। लोगों के साथ काव्य पाठ कर चुका हूँ साहित्य अच्छा, अकादमी के समारोहों में, अच्छा। और महत्व के साथ कई लोग अब हम लोगों की मित्रता सूची में भी हैं, हाँ, जो लोग बहुत तो अच्छी कविताएँ ये लिख रहे सुखद हैं। लगता है आपको, ये बताइए? निश्चित तौर पर देखिए हाँ। क्या है कि हम ट्रांसजेंडर लोगों को हुँ, अ, हमारा समाज जिस दृष्टि से देखता है उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, सब हुँ, जानते हैं। हुँ, और हम में से जो संवेदनशील लोग रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने उनके बारे में लिखा भी है पहले भी, हुँ, बातचीत की है। लेकिन अब जब वो लोग आते हैं और अपने अस्तित्व की बात करते हैं, तो वाक़ई सुनने लायक चीज़ है, और ये तो हम लोगों को सुनीता जी देखना ही चाहिए। मैं तो कह चुका हूँ अपने पहले लेखों में भी कह चुका हूँ, हुँ, बातचीत में भी, हुँ, कि अगर सचमुच कोई वंचना है सृष्टि में, तो ट्रांसजेंडर से अधिक वंजना वंचना तो किसी के पास नहीं है। हुँ, उनको तो मनुष्य का दर्जा नहीं है, हुँ, और लोग तो जेंडर की या कास्ट की अ, बात कर रहे हैं, उनका हुँ, संघर्ष भी बहुत जायज़ है, हुँ, लेकिन इनका तो मनुष्य होने पर ही नहीं। देखिए ना, प्रकृति ने उनके साथ अन्याय किया। हुँ, उस अन्याय के लिए वो जीवन भर इस तरह समाज से काट दिए जाते हैं, हुँ, माता-पिता छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है। हुँ, ये बात वो लोग कर रहे हैं। आखिर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सृष्टि का विकास नहीं कर सकते। इसके अलावा तो उनके पास सब कुछ है। हुँ। कहीं अधिक संवेदनाएँ, हाँ, ज़्यादा हाँ। ज़्यादा मानवीयता, विवेक भी अगर उनको विवेक। अवसर दिया जाए अभी तो नई सब कुछ कर पीढ़ी के सकते लोग हैं। जो पढ़ लिख रहे हैं, आप उनका देखिए क्या क्या कमाल बढ़िया का। बोलते हैं लोग हम लोगों के साथ हाँ, से। यही मैं कह रहा हूँ, तो हाँ, समाज ने कितना अन्याय किया। बिल्कुल। भई वो सिर्फ़ सृष्टि का विकास न कर पाना क्या इतनी बड़ी अयोग्यता है? हुँ। क्या हम अपनी बाइनरी को चेंज नहीं कर सकते कि हम मेल-फीमेल की बाइनरी में समाज को देखें? ये देखिए क्या है कि ये तो समय तय करेगा, एकाएक हाँ, कोई चीज़ होती नहीं नहीं है। होगी। आज से 30 साल पहले लोग शायद सोचते भी नहीं थे कि ट्रांसजेंडर के लोग अपनी कविताएँ लेकर आएँगे और मुख्य हुँ, धारा के कवियों के साथ पढ़ेंगे या कथाकारों के साथ पढ़ेंगे। आज हुँ, चीज़ें बदली हैं हुँ, और लोग सुन रहे हैं उनको, उन पे बात कर रहे हैं। हुँ, आने वाले दिनों में चीज़ें बदलेंगी, जी, और देखिए ये चीज़ तो होगी ही कि समाज में जब तक हम भेद के साथ रहेंगे, हुँ, समस्याएँ तो रहेंगी। हुँ। जितने भेद बनाएँगे उतनी समस्याएँ जी, रहेंगी। और वहीं से तीखी कविताएँ भी उपज रही हैं। मैं निश्चित नीलेश तौर रघुवंशी को जब पढ़ती हूँ हुँ, तो मत आया करो तुम सम्मान समारोह जी। में, तस्तरी थाल और ये सब अभी भी हम देखते हैं कि मंच के दिया समारोह में आपको महिलाएँ ही हाँ, दिखती हैं, दिखती हैं, है हालाँकि ना? बदल रहे हैं लोग। अब हम लोग अपने विश्वविद्यालय में जब करते सर, हैं, ये आप तो जिस महत्वपूर्ण जगह पे हैं, ये कोशिशें आप लोगों को हम करनी चाहिए। करते हैं हम लोग। हम लोग एक अगर स्त्री आती हैं तो उनके साथ एक पुरुष को भी साथ में बुलाते हैं, हाँ, थाल लेकर उसी तरह बुलाते जी, हैं, जी, जी। ताकि कई बार तो पुरुषों को ही बुलाते हैं थाल हाँ, लेकर के, तो हम अच्छा, लोग करते हैं। जी। ये समझ निकलनी चाहिए कि ये थाल ले जाना या स्त्री का हाँ, काम है, चाय बनाना स्त्री का काम है या हाँ, भोजन हाँ, बनाना स्त्री का हाँ। काम। नई पीढ़ी बदल रही है वैसे व्यवहारों में भी। तोड़ना भी पड़ेगा, न नहीं केवल तो लेखन में। टूट रही हैं जी, चीज़ें। जी, जी, अच्छी लेकिन बात है। ये ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसे कोई चाहे कि बहुत जल्दी टूट जाएगी, नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन टूटेगी और हुँ, टूटने लगी है। हुँ। महानगरों में तो टूटने लगी हैं हुँ, चीज़ें। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, महानगरों में हुँ। टूटने लगी हैं। सर, बातें बहुत सी हैं, समय की सीमाएँ हैं, आप लगातार आते रहते हैं यहाँ पर, कभी ऑनलाइन भी हम जुड़ने की कोशिश ज़रूर, करेंगे। ज़रूर, ज़रूर। तो चलते-चलते क्या संदेश आप देंगे नई पीढ़ी के कवियों के लिए, महिला कवियों के लिए, युवा कवियों के लिए? देखिए संदेश जैसी कोई चीज़ तो नहीं है, लेखन के लिए कुछ हल्का लेकिन अपना। मैं बराबर ये कहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ, अपने समय, समाज, दुनिया की विडंबनाओं को पहचानिए। ठीक से पहचानिए और उन विडंबनाओं को सकारात्मक ढंग से समझते हुए अ, लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो समय की पहचान भी होगी और शायद हम उन विडंबनाओं से मुक्त भी होंगे। लोग सोचेंगे और समझेंगे, ये चीज़ आएगी। जी। सर, चलते-चलते एक और बात कहना चाहूँगी कि हिंदी के विद्यार्थी सैकड़ों की तादाद में हर साल निकलते होंगे देश के तमाम विश्वविद्यालयों से। कितना फ़ीसद उसमें से हम जिस उज्ज्वल भविष्य की बात कर रहे हैं युवाओं के, कितना फ़ीसद उसमें से कवि अच्छे कवि बन पा रहे हैं? और कितनी बड़ी तादाद है जो केवल नेट के एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं? एक मैकेनिकल तरीके से जी, हिंदी हम देख कैरियर रहे हैं, एक बेसिक हिंदी की समझ भी नहीं कई बार हो पाती है। तो सही ये ठीक है। किसका संकट है? ये एक शिक्षक का संकट है? ये क्योंकि शिक्षक वो से उन्हीं अधिक विश्वविद्यालयों से निकल कर गुज़र रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये शिक्षक का भी संकट है,
ये विद्यार्थी का भी संकट है और कुल मिलाकर ये हमारे वर्तमान समय का संकट है। जब हमने अपने विद्यार्थियों को ये चेतना दी है कि रोज़गार पहले अर्जित करना है। देखिए रोज़गार ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रोज़गार के बिना जीवन नहीं चलेगा, वो तो है। तो हम लोगों ने कर दिया वो उसी के लिए मैकेनिकल जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि वो उसी ढंग का जीवन जीने लगे हैं। नेट चाहिए, जेआरएफ चाहिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है या पीजीटी बनना है, टीजीटी बनना है, नौकरी चाहिए। वो जायज़ है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएँ इस बात से रोकती नहीं हैं कि वो अपनी भाषा ठीक करें, साहित्य का गहरा अध्ययन करें या जिस भी विषय में हैं उसका अध्ययन करें। दूसरी बात कि अच्छे कवि सिर्फ हिंदी से नहीं निकले हैं। अच्छे कवि वे भी आए हैं जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की है। हाँ, जिन्होंने दूसरी मतलब इतिहास की पढ़ाई की है, कॉमर्स की पढ़ाई की है। उन लोगों ने बहुत अच्छी कविताएँ लिखी हैं और लिख रहे हैं। कई बार लेकिन एकाधिकार जैसा हो जाता है हिंदी वालों का। वो मतलब स्वाभाविक भी अगर है। आप पूरा निकालिएगा ना, हाँ, हाँ। विवेचन कीजिएगा तो जी। आपको आधे से अधिक अच्छे कवि जो है जी। वो ऐसे मिलेंगे जिनकी हिंदी की कोई परंपरा नहीं रही है। है। मुझे लगता है आपको अपने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए असाइनमेंट्स या शोध के इस तरह के विषय रखने चाहिए, जी, 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 ताकि जी। ये चीज़ें निकल कर आएँ बिल्कुल, सामने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमने कविताएँ तो बहुत कम पढ़ी, चलते-चलते एक कविता मैं चाहूँगी एक आप कविता पढ़ें। चूँकि मैं हल्द्वानी में हूँ और जी। मैंने कहा कि बलुआ कोट में हूँ, लेकिन जब मुझे चिट्ठी मिली थी तो उसपे लिखा था राजकीय महाविद्यालय धारचूला। वो ओह! खुला था बलुआ कोट में, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में धारचूला में था। अब शायद बदल चुका है वो, जी, जी। अब हो गया होगा। और छोटी-सी कविता धारचूला। हुँ। तुमने कहा धारचूला, पुतलियों में उतर आए आसमान छूते पहाड़। स्मृति में जाग उठी भूली सी एक परिचित नदी। हवा उठी किसी जाने पहचाने पुराने जंगल से। मन भीग गया पुरैन पात सा। वाह! मन भीग गया। पुरैन पात सा। ओह! कमल का जो पौधा होता है उसको पुरैन कहते हैं, पुरैन अच्छा। पात कहते हैं। अच्छा, अच्छा, जी। पुतलियों में उतर आए आसमान छूते पहाड़। स्मृति में जाग उठी भूली सी एक परिचित नदी। हवा उठी किसी जाने पहचाने पुराने जंगल से। मन भीग गया पुरैन पात सा। जिन जगहों को हम छोड़ आते हैं या छूट जाती हैं जो हमसे जीवन की आपाधापी में, अनकहे ही चिपका रहता है उनके माथे का पसीना हमारी स्मृति देह से। वाह! कोई जरा सा पुकारे या सहला भर दे हमारी याद को, वे जगहें आदमकद निकल आती हैं मन के किसी अज्ञात कोटर से झुक झुक कर गलबहियां करती हुई। वाह! वाह! बहुत ही खूबसूरत कविता आपने धारचूला पे लिखी है। ये उस समय लिख ली थी नहीं, या नहीं, ये अब बाद में की लिखी बात है? की तो कविता वो है। स्मृतियाँ सब थी जी, जी, बिल्कुल, 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 हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात है। सर आपने इतना वक़्त दिया हमारे स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद सुनीता जी। जी, जी। तो दोस्तों आप सबका भी बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें। हमारा ऐप है, आप ऐप के ज़रिए भी देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।